नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शराबबंदी कानून की मंगलवार को बड़ी समीक्षा के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस टीम भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। अवैध तरीके से चलाई जा रही देसी शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्करों के खिलाफ अभियान और तेज किए जा रहे हैं और नशे के धंधेबाजों की अब खैर नहीं है। शराब पियोगे तो मरोगे और पिलाओगे तो अब नहीं बचोगे। अब कमाने नहीं, नौकरी बचाने में लग गए थानेदार। जगह जगह शराब की भट्टियों पर भीषण प्रहार। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून की महासमीक्षा की तस्वीरें और बुधवार को एक्शन में आए उत्पाद विभाग और पुलिस टीम की ये तस्वीरें। इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। शराबबंदी कानून को बेहद सख्ती से लागू करने का जो निर्देश नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी और मंत्रियों तक को दे रखा है, उसे लेकर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना हो चुका है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। नवादा से आई इन तस्वीरों पर नजर दौड़ा लीजिए। देसी शराब की अवैध भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम नष्ट कर रही है। नशे के देसी कारोबारियों पर नकेल कस रही है। देसी शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जावा महुआ की बड़ी खेप भी नष्ट कर दी गई। 5 भट्टियों को तोड़ने की इस कार्रवाई के दौरान करीब 165 लीटर शराब भी जब्त की गई। छानबीन करने पर यहाँ पर 3-4 भट्टियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्टी यहाँ है जो चल रही थी, वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब और इंग्लिश गावा पास बरामद किया गया है। तो अब ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पटना पुलिस की टीम ने हड़ताली मोड़ के पास ठेले पर शराब ले जा रहे एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस इससे ये पता लगाने में जुटी है कि राजधानी में शराब की खेप कैसे पहुंची। अगली तस्वीर बेगूसराय की है, जहां गिट्टी लदी ट्रक से पुलिस ने 1-2 नहीं, पूरे 365 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए हैं। कार्रवाई बखरी थाना इलाके में की गई है। पुलिस की माने तो विदेशी शराब की ये खेप खगड़िया जिले से लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं मधेपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से तस्करों में हड़कंप मच गया है। बौखलाहट में शराब माफिया उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमले कर रहे हैं। बेल्हा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए। आने वाले समय में सभी थाने को मैंने आदेश दिया है कि शराब बंदी पे और जो लोग शराब के काम में लगे हैं डेली उनकी अरेस्टिंग करके जेल भेजें, किसी को भी ना बख्शा जाए। इसमें सर कई जवान घायल भी है। जी हाँ, हमारे इसमें 4 जवानों को चोट लगी है, उनका इलाज कराया जा रहा है, उनका भी बयान लिया जाएगा और उसी हिसाब से FIR में धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। जाहिर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को बेहद कड़ाई से लागू करने के निर्देशों पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क हो चुका है और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम भी एक्शन में है। जिस पुलिस के दामन पर घूस और शराब माफिया से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं, वही पुलिस अब अपनी नौकरी बचाने में लग गई है। ऐसी कार्रवाइयों से शराब तस्करों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं शराबबंदी पर निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक के 24 घंटे के भीतर एक कड़क अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। इस अधिकारी का नाम है के पाठक। के पाठक को अब उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक का नाम सुनते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और देखिए कौन है के पाठक, हम आपको ये बता रहे हैं। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक। शराबबंदी पर समीक्षा के बाद पाठक को ये अहम जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी गई है
1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं के पाठक। कड़क और ईमानदार छवि के आईएएस अधिकारी के तौर पर इनकी पहचान है और उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद अब आगे जो है कार्रवाई और भी तेज हो पाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बदलाव करते हुए मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी एक बार फिर से के पाठक को सौंपी है। केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर जाने के बाद के पाठक बिहार लौटे हैं और अब उन्हें मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक काफ़ी सख्त मिजाज के अधिकारी हैं और वो किसी के सुनते नहीं हैं। लिहाजा नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है, क्योंकि बिहार में हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय नीतीश कुमार ने किया है। खासतौर पर यदि हम के पाठक की बात करें तो पहले भी वर्ष 2016 में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था, उस वक्त भी विभाग के पाठक के ही कंधों पर था। वही उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी थी पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करना और काफ़ी सफल तरीके से उन्होंने इस कानून को लागू भी किया था। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसे रोकने के लिए नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है और मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी के पाठक को सौंपी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात काली कमाई के करोड़पति कुलपति की। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वीसी पर सरकारी अनियमितता के तहत 30 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध तरीके से खरीदारी का आरोप है। गया से लेकर गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर डाली गई रेड में करोड़ों की अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। विवादों में रहने वाले मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद आखिरकार स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के निशाने पर आ ही गए। बुधवार की सुबह कुलपति के गया स्थित कार्यालय और आवास पर एसवीयू की टीम ने धावा बोला और छापेमारी शुरू कर दी। लंबे समय से राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस के निशाने पर थे और पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद निगरानी की टीम ने वीसी राजेंद्र प्रसाद, इनके सहायक सुबोध कुमार, मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एसवीयू की ओर से ये केस इसी महीने 16 नवंबर को दर्ज की गई थी। मामला अवैध खरीदारी और फायदा पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों की एजेंसी को काम देने से जुड़ा है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 30 करोड़ से अधिक की सरकारी अनियमितता का मामला भी उजागर हुआ है। गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर 1 करोड़ अचल संपत्ति का पता चला है कि मगध विश्वविद्यालय में कुल 47 गार्ड तैनात हैं, जबकि 86 गार्ड के नाम पर पेमेंट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आज उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीमें छापेमारी कर रही है। गोरखपुर स्थित आवास और बोध गया में 2 जगहों पर छापा चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वीसी रहते खरीदारी का आरोप है। रिश्तेदार की एजेंसी से अवैध तरीके से खरीदारी का आरोप है। निविदा की प्रक्रिया और नियम के उल्लंघन का भी आरोप है, जबकि नियम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से ही खरीदारी की जानी है। जाहिर तौर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई से वीसी पद पर रहते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मामला निविदा की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। 30 करोड़ रुपए के सरकारी पैसों के गबन का बेहद गंभीर और संगीन आरोप भी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। 10 घंटे की छापेमारी के बाद गोरखपुर में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के घर से 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए। हम आपको कुलपति के गोरखपुर वाले
स्थित आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पटना से पहुंची टीम ने यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम के साथ छापेमारी की। वीसी के गोरखपुर आवास से 70 लाख रुपए कैश के साथ ही 15 लाख के गहने और 5 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली है। पटना की एक टीम आई हुई है यहाँ पे। इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उसके अंतर्गत यहाँ पे रेड चल रहा है। सर क्या क्या आरोप है इनके ऊपर, कुछ डिटेल में बता दो। आईपीसी की जो धाराएं हैं 420, 120 बी और करप्शन एक्ट की जो पीसी एक्ट की धाराएं हैं उसमें केस दर्ज की गई। नरकटियागंज से अगवा की गई नाबालिग से रेप किया गया। लड़की के गांव का ही एक युवक उसे अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद लड़की को बेसुध हालत में उसके घर के पास धान के खेत में फेंक दिया गया। होश में आने पर लड़की ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। लड़की के परिजनों ने 7 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें इंजुल हक और अनिल कुमार समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की टीम ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सीबीआई की अलग अलग ब्रांच और टीम ने किया है। सीबीआई की एक टीम ने दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार 4 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और यौन उत्पीड़न से संबंधित वीडियो बनाना, उसको क्रिएट करना और उसको सोशल मीडिया पर डालना और इसके साथ ही इस मामले को लेकर कई ग्रुप बना करके उस वीडियो का प्रचार प्रसार करना, इससे जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि 5 आरोपियों को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया गया है। निशांत जैन नाम के एक आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं जितेंद्र नाम के आरोपी को झांसी से गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया और लाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई ने तमाम दलीलों को देते हुए बताया कि किस तरह से ये पूरा एक गैंग चल रहा था और इस मामले में कई राज्यों में इसके नेटवर्क थे और एक कहा जा सकता है तकरीबन कई व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा था और उससे संबंधित जिस तरह से बाकायदा एक जाल बनाया गया था, इस मामले पर सीबीआई ने आज इस मामले पर जानकारी दी है। फिलहाल उन तीनों जो तमाम जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट में लाया गया, उसके बाद उन तमाम आरोपियों को 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। पुलिस रिमांड यानी कि 3 दिनों तक सीबीआई के कस्टडी में रहना होगा और उसके बाद तमाम पूछताछ की प्रक्रिया होगी। 3 दिन के बाद सीबीआई की टीम फिर वापस राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद तमाम जो मसले हैं, तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जल्द ही कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेडीयू के संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी ने लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी सहित तमाम प्रकोष्ठ को भंग कर दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी संगठन को और मजबूत करना है, इसलिए नए सिरे से गठन किया जाएगा और अच्छा काम करने वालों को जगह मिलेगी। और संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए पार्टी काम कर रही है और जो मापदंड है, मापदंड के अनुसार और कुछ आंशिक संशोधन करने के लिए और जो हमारे जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं उनको चाहे बेहतर जो काम कर रहे हैं, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छूट गए हैं, उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने ऐसा फैसला लिया है। संगठन को जो हमारे प्रकोष्ठ है उसको भंग किया है। निश्चित रूप से बहुत जल्द ही हम संगठन का जो है गठन करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। जानकारी की कमी की वजह से कई लोग सरकारी एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुंगेर सदर अस्पताल में एक व्यक्ति अपनी बीमार मां को ठेले पर लेकर पहुंचा। गांव में इलाज के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं था कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है। साफ है कि लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि मुंगेर सदर अस्पताल में 5 एम्बुलेंस मौजूद है। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6
कामराज लेने स्थित आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा निजी है, वे एम्स में अपनी आंखों को दिखाने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले की नीतीश कुमार के दोनों आंखों की एम्स में सर्जरी हुई थी। ये आँख वाला वही, और कोई खास बात नहीं, एकदम बिल्कुल निजी आया है। दिल्ली में आए हुए हैं सर, निजी आया है बिल्कुल, स्वास्थ्य वही आँख वाला करवाए तो उसी के लिए कल शाम में आराम से कभी गप करना होगा तो किया जाएगा। चलिए ठीक। दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, जिसमें करीब 300 महिला कलाकार शामिल हो रही हैं। इनमें बिहार के कलाकार भी हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज संस्थान की तरफ से आयोजित सरस आजीविका मेले में ग्रामीण भारत की शिल्पकला की झलक दिख रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। कोविड के चलते लगभग 2 साल के बाद ट्रेड फेयर लगाया गया है और इस ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास है, सरस आजीविका के इस स्टॉल के अंदर हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के जो डीजी हैं डॉक्टर जी नरेश कुमार जी। सर ये बताइए कि 2 साल के बाद इस ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 साल के बाद किस तरीके का आप फुटफॉल की उम्मीद कर रहे हैं? कोविड से पहले जितना फुटफॉल था उतना ही फुटफॉल या उससे ज़्यादा फुटफॉल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी रुचि है कि ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करें। और आज सरस आजीविका का तो बहुत ही इसका प्रामुख्यता रहा है सर ट्रेड फेयर में। सबसे ज़्यादा फोकस जो है यहाँ पर महिला उद्यमियों पर है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा से की जाती है, तो यहाँ आप देखें जितनी भी तमाम जो स्टॉल्स लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को ही प्रदर्शित कर रही हैं कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है। हमारे पास इतना हुनर है, इतनी कला है कि हम अपनी चीज़ों को विदेशों में जाकर प्रदर्शित करें। इस ट्रेड फेयर का एक यही लक्ष्य है कि अपनी देसी चीज़ों को किस तरीके से जगह जगह पर लेकर जाना है और विदेशों में किस तरीके से भारत के व्यापार को बढ़ाना है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।